बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस किताब के ऊपर, हिंदुत्व मुक्त भारत, जो कि कांचन ऐसा ने लिखी है। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अभी हम जिस चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सबाल्टर्न वैज्ञानिक, और सबाल्टर्न वैज्ञानिक के जिन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे वो है मड़िगा चमार रचनात्मकता, चमड़ा उद्योग का निर्माण, चमड़ा और कृषि उत्पादक, लोहे और चमड़े का सहजीवन, चमड़ा और कृषि, जूता और विज्ञान। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पहले 4 और वीडियो इसी किताब के ऊपर बनाए जा चुके हैं, जिसमें इस किताब का रिव्यू और इसके 2 चैप्टरों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आप लोगों से निवेदन रहेगा मेरा कि आप पहले जाएं, उन चैप्टर्स को और बुक के रिव्यू को जरूर देखें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को आकर देखें। उन वीडियोस के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इस किताब के हर चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोगों को इस किताब की अहमियत समझ में आ सके। इस किताब में जो दिया गया है वो आप लोग पढ़ें, सुने, समझें और अपने मनोवैज्ञानिक गुलामी की दीवारों को तोड़ दें, अपने आध्यात्मिक गुलामी को पहचानें। मड़िगा चमार रचनात्मकता, आर्थिक प्रक्रिया का रहस्यीकरण चमड़े को अशुद्ध और देव विरोधी मानकर गढ़े गए हिंदू समाज सांस्कृतिक मिथक के बाद से शुरू हुआ। चमड़े की अर्थव्यवस्था को लेकर मड़िगावाड़ा का नजरिया इसके एकदम विपरीत था, जिसके अनुसार चमड़े का प्रसंस्करण मानव अस्तित्व और विकास के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। ग्रामीण नागरिक समाज हमेशा से कृषि और ग्राम केंद्रित उत्पादन तथा इन दोनों के इर्द गिर्द विकसित होने वाले कला और संस्कृति रूपों का समझ रहा है। आगे लिखते हैं, सांस्कृतिक और सामुदायिक विमर्श का अध्ययन स्पष्ट करता है कि ब्राह्मणों और मड़िगा चमारों की लड़ाई बहुत कटु थी और देर तक चली। यह युद्ध सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का था, जो 2 विपरीत संस्कृतियों, सभ्यताओं और अर्थव्यवस्थाओं के स्थायीकरण के लिए हो रहा था। यह युद्ध उत्पादक और परजीवी आध्यात्मिकताओं के बीच था। परजीवी आध्यात्मिकता की पूरी सोच, क्योंकि युद्ध केंद्रित ही थी, इसलिए उसके हथियार भी ज्यादा परिष्कृत थे। ब्राह्मण ताकतें युद्ध को एक देवी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करके दूसरों को मारने की विधियों में पारंगत थी। उसकी संस्कृति का उत्स ही उसकी युद्ध प्रचारक आध्यात्मिकता थी। इसके देवता दूसरों को मारने में विश्वास रखते थे और लेखन उन लोगों की तारीफ करने में जिन्होंने युद्ध और सेक्स में महारत हासिल कर ली थी। आप हिंदू धर्मशास्त्रों का अगर कायदे से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि पूरे धर्मशास्त्रों में आपको युद्ध ही युद्ध मिलेगा, रक्त ही रक्त मिलेगा। दूसरी तरफ मड़िगांव चमारों ने नए औजार बनाने और मानव कल्याण के लिए उनका इस्तेमाल करने में अपना कौशल विकसित किया। यह स्वाभाविक ही है कि जिन्होंने युद्ध और राजनय में महारत पाई, उन्होंने अपना एकाधिकार उन लोगों के ऊपर कायम कर लिया जो उपकरणों और संस्कृति के निर्माण में लगे थे। याद रखिएगा, हर आविष्कार की जननी जरूरत होती है, तो जो उत्पादक वर्ग होता है वही आविष्कार करता है, क्योंकि उसे काम करने के दौरान जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो उसका आविष्कार करता है। मड़िगावाड़ों में अक्सर खेले जाने वाला जामवंत का नाटक इस वृत्तांत को अलग ढंग से करता है। इस कहानी के अनुसार युद्ध अमानवीय है और हथियारों का निर्माण विनाशकारी दिमागों का काम है। दुनिया की तमाम आध्यात्मिक श्रेणियों में सिर्फ ब्राह्मणवाद ने ही युद्ध को देवी प्रक्रिया के रूप में दर्शाया है। बाकी सब आध्यात्मिक संस्कृतियों के युद्ध विरोधी नैतिकता को आध्यात्मिक माना गया। गौतम बुद्ध और ईसा मसीह दोनों युद्ध विरोधी आध्यात्मिक नायक हैं, जबकि राम इनके बिल्कुल उलट है। आगे लिखते हैं, अपने दर्शन का केंद्र वह चमड़ा अर्थव्यवस्था को बनाती है और श्रम को मानव विकास के मुख्य स्रोत के रूप में समाहित करती है। उत्पादन का कोई भी दीर्घजीवी रूप दार्शनिक दृढ़ता
और अस्तित्व की समाज आर्थिक जरूरतों के संयोग से जीवित रहता है। मडिगा चमारों द्वारा सुनिश्चित अपनी चमड़ा अर्थव्यवस्था की निरंतरता भी इसी परंपरा का हिस्सा है। ये जो टॉपिक है वो बहुत लंबा है, पेशेंस रखिएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करके देखिएगा। आप लोगों के लिए किताब लिखी गई है, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। चमड़ा उद्योग का निर्माण। मडिगा वालों ने खाल को चमड़े में और चमड़े को वस्तुओं में बदलने की एक पूरी प्रक्रिया का विकास किया। इस प्रक्रिया के लिए एक ऐसे मस्तिष्क की आवश्यकता थी जो चमड़े के अशुद्ध होने के मिथक से मुक्त होकर इसे एक कुटीर उद्योग के रूप में आरंभ कर सके। भारत में इस कुटीर उद्योग को स्थापित करने का कौशल मडिगाओं चमारों ने हजारों सालों में अर्जित किया। सुदूर गांव में रहने वाले मडिगा चर्मशोधक से बातचीत करके मुझे पता चला कि एक आदर्श प्रारूप के लिए सर्वसम्मत सूत्र तक पहुंचने से पहले प्रयोग और जांच पड़ताल की एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती थी। प्रमाण परकता मडिगा प्रयोग धर्मिता का अभिन्न अंग थी, जो ब्राह्मणवादी अनुष्ठानिकता के एकदम विपरीत थी। एक तरफ पानी, घी और अन्य खाद्य पदार्थों को बिना यह जानने की कोशिश किए कि चढ़ाई हुई चीजों का क्या हुआ, देवताओं को चढ़ाया जाता था। दूसरी तरफ भीगी खाल को सड़ने से बचाने और उसे चमड़े में बदलने के लिए नमक, नींबू और छाल जैसे पदार्थों की क्षमताओं को जांचने की कोशिश की जाती थी। इस प्रक्रिया का एक मानवीय आयाम था। यही लोगों के जीने की प्रक्रिया थी। जब पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम एक इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक प्रक्रियाओं में लिप्त था, उस समय जो चर्म शोधक थे, जो चमार थे, जो चमड़ा बनाने वाले लोग थे, वो खाल को किस तरह बचाया जा सके उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन एक्सपेरिमेंट में कभी वो नमक, नींबू या छाल का इस्तेमाल करते हैं। जाति व्यवस्था की तेज मोर्चाबंदी ने मडिगाओं चमारों को इस सूत्र को लिखने की सुविधा से वंचित रखा, जो ऐसे भी बहुत जटिल सूत्र था। यदि ब्राह्मणवाद ने इन सबाल्टर्न वैज्ञानिकों के लिए शिक्षा को प्रतिबंधित न किया होता तो इस प्रक्रिया को वे सदियों पहले कलमबंद कर चुके होते। मडिगा चमारों के बीच संवाद के किसी लिखित माध्यम के न होने पर उन्होंने मौखिक रूप से इस सूत्र को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अपनी याददाश्त का इस्तेमाल किया। यही मुख्य अंतर था जो भारत के मडिगा चमारों के विज्ञान और पश्चिम के चर्मकारों के बीच मौजूद था। उनके पास अपने पूर्वजों द्वारा संहिताबद्ध लिखित सूत्र थे। यही तथ्य पश्चिमी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक बड़ा कारण बना। इसी ज्ञान तंत्र में चमड़े के थैले, बाल्टियां और रस्सियां बन पाईं, जो कृषि कार्यों के लिए पहली आवश्यकताएं थीं। भारत में ज्ञान के इस तंत्र को मौखिक रूप तक ही सीमित रखा गया, जिसके चलते उसका परिष्कृत रूप में संस्करण और संश्लेषण नहीं हो पाया। जब लोग कहते हैं कि जातिवाद से बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, और मैं हर बार उनसे कहता हूं कि आपने हमारी नस्लें तबाह कर दी। क्या होता अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, क्या होता कि ये सब कुछ जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया था वो कलमबंद या कहें कि लिखित रूप में हमारे पास मौजूद होता, तो बतौर एक समाज हम कितने आगे होते। खाल में बिना कोई छेद किए उतारने के लिए हाथों और चाकू का उच्च कौशल युक्त प्रयोग जरूरी है, जो सामान्य प्रयोग के माध्यम से पूर्णता तक पहुंचा। एक मानक प्रविधि के स्थापित होने के बाद इस ज्ञान को अगली पीढ़ियों को सिखाने के लिए फिर कुछ और प्रशिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता होती है। यह प्रशिक्षण सिर्फ सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक भी था। मडिगा चमार समुदाय की प्रयोगशाला खुला मैदान थी, जहां वे किसी गाय, बैल या भैंस के शव से खाल उतारने का ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान को बांटने के लिए सविच्छेदन करते थे। अपने आप में यह एक खासी साफ सुथरी प्रक्रिया थी। शव के ऊपर से खाल उतारने के लिए चाकू और हाथ के पूरे इस्तेमाल में एक प्रशिक्षण पद्धति शामिल थी, जिसको सदियों पहले सिद्ध करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया गया। जिस दौर में हमारे पूर्वजों को पढ़ना लिखना वर्जित था, हमारे पूर्वज पढ़ नहीं सकते थे, उस समय उन्होंने उन कामों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ढूंढा, वैज्ञानिक पद्धतियों को इजाद किया, जिस काम को तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग
असभ्य, अस्पृश्य और अछूतों का काम मानते थे। आज तो फिर भी हम बहुत ज्यादा साधन संपन्न हैं। फिर क्या वजह है कि हमारे समाज के लोग इतने पिछड़े हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें ही हम चीजें इजाद करें, उसमें ही नई पद्धतियां ढूंढें और उनका इस्तेमाल करके हम नया उत्पादन करें और डंके की चोट पर कहें कि ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, या ये हमारी खोज है, या ये हमारा परिश्रम का फल है। इस तरह की अप्रोच और इस तरह का माइंडसेट बहुजन समाज को आज कई पायदान आगे ले जा सकता है, पर हमें केवल अपने अंदर के छुपे हुए उस ज्ञान को, अपने अंदर के छुपे हुए उस समझ को जगाने की या पहचानने की जरूरत है। भीगी खाल को सड़ने से बचाने के लिए नमक की उपयोगिता का आविष्कार भी मडिगा चमारों द्वारा सदियों पहले कर लिया गया था, जिसका प्रयोग सुदूर गांव के मडिगावाड़ों में, जहां चर्मशोधन की आधुनिक तकनीकें नहीं पहुंची हैं, आज भी किया जाता है। नमक युक्त खाल को तंगेडू नामक पेड़ की छाल के चूर्ण के घोल में डुबाया जाता है। यह प्रक्रिया 15 दिन चलती है। चर्मशोधक हर दिन इस पानी के स्वाद का खट्टापन जांचते हैं। हर गुजरते दिन के साथ तांगेडू के पानी की रासायनिक तत्व खाल में जज्ब हो जाते हैं और धीरे धीरे खाल कड़ी होकर चमड़े में बदल जाती है। अर्धचर्म स्थिति में इस खाल को चूने के पानी में रख दिया जाता है। इसके 1 सप्ताह बाद खाल पूरी तरह चमड़े में बदल जाती है। इसके बाद इसे पानी की धार के नीचे या तालाब में धोकर साफ कर लिया जाता है। खाल को चमड़े में बदलने के लिए 4 चरणों की यही प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाती है, जिसमें खाल पर नमक लगाना, उसे तंगेडू के पानी में डुबोना, फिर चूने के पानी में रखना और अंत में पानी से उसकी सफाई शामिल है। अच्छा चमड़ा बनाने के लिए एक अंतिम चरण और होता है। मडिगा इसके लिए करुकाया नाम के फल के सूखे रेशों के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इस रेशे को तेल में उबाल कर ठंडा कर लिया जाता है, फिर उसे एक खास तरीके से चमड़े के ऊपर लगाया जाता है, जिससे चमड़ा चिकना, चमकदार और काला हो जाता है। चमड़ा बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक अजीब सी गंध पैदा होती है, लेकिन यह भी सच है कि किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया में, वह चाहे आधुनिक हो या शास्त्रीय, मडिगा प्रक्रिया में 2 नतीजे सामने आते हैं। एक वह वस्तु जिसका उपयोग मानव हित के लिए होता है और दूसरे कुछ प्रदूषणकारी तत्व। ब्राह्मणवादी ज्ञान इस तथ्य को वस्तुगत रूप में नहीं समझ पाए और उसने पूरी प्रक्रिया को ही नकार दिया। दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहां नागरिक समाज ने वस्तुकरण की एक समीक्षात्मक समझ पैदा की, जिसमें प्रदूषणकारी तत्वों से छुटकारे की मंशा शामिल थी, भारत के नागरिक समाज ने एक आक्रामक रुख अपनाया। जो मनुष्य इस प्रक्रिया में लगे थे, हिंदू धर्म की विज्ञान विरोधी नैतिकता के चलते उन्हीं के ऊपर अस्पृश्य का लेबल लगा दिया गया। सामाजिक रूप में उन्हें अलग थलग कर दिया गया और अकथनीय दुखों और अपमानों का पात्र बना दिया गया। ब्राह्मणों द्वारा नकारे जाने के बावजूद भारत के दलितों ने इस प्रक्रिया को जारी रखने के ऐतिहासिक महत्व को समझा, क्योंकि इस पर मानव समाज का जीवन निर्भर था। आगे लिखते हैं, ब्राह्मणवाद ने जहां यातना से बचे रहने की धारणा का समर्थन किया, वहीं मडिगात्वम का विश्वास इसमें था कि पीड़ा और आनंद साथ साथ चलते हैं। आनंद का अस्तित्व पीड़ा के बिना नहीं है, वे आपस में गहराई से जुड़े हैं। रात से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पुनः ऊर्जा देने वाली अवधि के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि दिन भी रात के बिना संभव नहीं है। हिंदू धर्म के लिए यह घृणास्पद काम है। इसके विपरीत दलितवाद के लिए यह एक श्रम कार्य है जो आनंद देता है, क्योंकि उसमें मन और तन दोनों की वर्जिश होती है। इसके अलावा खाल को चमड़े में रूपांतरित करने का एक आयाम आध्यात्मिक सुख भी है, जो व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होता है। चमड़ा इसलिए एक सामाजिक वस्तु है जिसका शोधन एक समुदाय के द्वारा पूरे समाज के हित में किया जाता है। एक पाठीय आधार तैयार करने, जैसे कि पश्चिमी और पूर्व के अन्य धार्मिक समाजों में हुआ, के बजाय ब्राह्मण पाठीय ने उसकी उपेक्षा की, उसका अपमान किया और उसके विरुद्ध नैतिक नियम बनाए। मडिगा धारणा यह थी कि अपने शरीर या शरीर के हिस्से को कोई उपयोगी वस्तु बनाने के लिए देकर मृतक एक तरह से जीवितों की सेवा करते हैं।
उनके मुताबिक वे न भूत होते हैं न राक्षस। ब्राह्मणवाद इसके विपरीत हर मृतक को जीवित लोगों के लिए खतरे के रूप में देखता है, इसलिए मृतक को बुरी आत्माओं के वाहक के रूप में देखा गया, जिसे छूने से जीवित लोगों पर भी बुरी आत्माओं का असर आ जाएगा और वे असमय मृत्यु का शिकार होंगे। सभी मृतकों को खतरनाक मानने की इस मिथिक धारणा ने ब्राह्मण दर्शन को दुनिया का सबसे अंधविश्वासी दर्शन बना दिया। इसके विपरीत मृतकों, वह चाहे पशु हो या मनुष्य, को लेकर धारणा शवों के साथ अंतरक्रिया करने को कहती है ताकि उन्हें उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सके। उसकी इसी धारणा के रूप में विज्ञान पहल मानव समाज के सामने आया और यही धारणा हमारी आर्थिक गतिविधि की पहली नींव बनी। इस तरह कह सकते हैं कि विकास की मणिका धारणा आर्थिक भी है और समाजवादी भी। जीवित रहने के लिए प्रकृति के साथ उसका संघर्ष स्वाभाविक ही था, क्योंकि जाति और अस्पृश्यता का भय उन्हें पूरे इतिहास भर सताता रहा, जिसके बारे में उन्होंने सदियों से किसी को कुछ भी जानने की इजाजत नहीं दी। कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा कि क्या होता कि भारत के चर्मकार चमड़े का निर्माण ही नहीं करते, तो क्या विज्ञान इतनी तरक्की कर पाता? आपकी नजर में विज्ञान शायद ग्रेविटी की खोज और बिजली की खोज होगी, लेकिन विज्ञान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। चमड़ा और कृषि उत्पादन। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में कृषि क्रांति के केंद्र में चमड़े से बनी चीजें रही हैं। चमड़ा केंद्रित अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों में दो चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मानव विकास में निर्णायक भूमिका अदा की। एक, इसने ऐसे औजार संभव किए जिनसे कृषि का बहुआयामी विकास हो सका, और दूसरे वे औजार भी इसी से बनाए जिनकी मदद से मनुष्य क्रांति के लाभ उठा पाया और मानव जीवन को आसान कर पाया। जंगलों, पथरीली जमीनों और पहाड़ों के विरुद्ध मनुष्य अपनी लड़ाई इसी भरोसे पर कर पाया कि उसकी देह पर चमड़े से बने वस्त्रों का सुरक्षा कवच मौजूद है, जो मनुष्य का आरंभिक वस्त्र था। प्रकृति के विरुद्ध लड़ा गया यह युद्ध आज तक लड़े गए सब युद्धों में सबसे मुश्किल था। इसके लिए सबसे जरूरी यह था कि अपने शरीर की हिफाजत को लेकर आदमी को भरोसा हो, उसे यकीन हो कि वह प्रकृति के तीखे प्रहारों से सुरक्षित रहे। दलितों द्वारा स्थापित चमड़े के घरेलू उद्योगों ने मनुष्य जाति को यह आत्मविश्वास मुहैया कराया। चमड़े से उपयोगी चीजें बनाने के लिए मणिगाओं ने जिस ज्ञान का इस्तेमाल किया वह रचनात्मक भी था और वैज्ञानिक भी। धीरे धीरे अपने औजारों में सुधार भी उन्होंने किए। परिष्कृत चाकू पद्धति के उदय से पहले शव से खाल उतारने के लिए वे हाथों का और लकड़ी की एक डंडी का प्रयोग करते थे और यह ध्यान भी रखते थे कि खाल फटे नहीं। यह तथ्य सर्व स्वीकृत है कि वानर अवस्था से मानव अवस्था तक का क्रांतिकारी विकास उत्पादन प्रक्रिया के हाथों के प्रयोग से संभव हुआ। आज भी एक मणिका चमार अपने काम में इस तरह प्रशिक्षित है कि वह लकड़ी की एक डंडी की मदद से शव की खाल को अलग कर सकता है। पहले पत्थर, फिर लकड़ी से बने चाकू और अंततः लोहे के चाकू का पूरा विकास भारत में दलित वाड़ों के आसपास ही हुआ मालूम होता है। बढ़इयों और लोहारों द्वारा निर्मित लकड़ी और लोहे के चाकू बाद में आए। चमड़ा केंद्रित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मणिगांव द्वारा अभिकल्पित और विकसित सबसे महत्वपूर्ण औजार आरे हैं। वह छोटी सुई जिसका प्रयोग जूते आदि सिलने में किया जाता है। इस उपकरण में भी पत्थर और लकड़ी से होते हुए अंत में लोहे में आकर अंतिम रूप लिया। कृषि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं जैसे चमड़े की रस्सी, थैलों और बाल्टियों के अलावा चप्पल और जूतों जैसे चमड़े के उपकरण के विकास में इस औजार की निर्णायक भूमिका रही। इसी का अंतिम रूप दप्पू के रूप में सामने आया, जिसे पहला संगीत वाद्य कहा जा सकता है। मणिगांव, बढ़इयों और लोहारों के बीच श्रम का विभाजन एक प्रगतिशील कदम था। इसका मकसद अलग अलग कौशल युक्त कामों को अलग अलग लोगों के जिम्मे करना था। यदि जाति व्यवस्था परंपरागत रूप से उनके बीच दीवार न बनी होती तो इन सामाजिक समूहों के बीच वैवाहिक संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो सकता था। ऐसा होता तो इसका नतीजा व्यावसायिक कार्य क्षमताओं के आदान प्रदान और फिर ज्ञान के संरक्षण के रूप में सामने आता। ब्राह्मणवाद ने जबरन इस प्रक्रिया को रोका।
अरे में और सुधार आने के बाद परिष्कृत सिलाई करना संभव हुआ। कुछ समय बीतने के बाद अरे को इस रूप में विकसित कर लिया गया कि वह चमड़े में बने छेदों के बीच से धागा निकालकर उन्हें सिल सकती है। आज की डेट में जो हम सुई देखते हैं उसका जो प्रारंभिक आविष्कार जो किया वो इस देश के मडिगा और चमारों ने किया, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। उन्हें चमड़े को सीने के लिए उसकी जरूरत पड़ी। आप सोचिए कि उस आविष्कार की वजह से आज हम कपड़े पहन पाते हैं, क्योंकि कपड़े सिलने में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस सुई का होता है, उस बारीक सी सुई का जिसने इस देश के लोगों की शर्म ढकी। पर उन मडिगा और चमारों को इस बात का श्रेय न कभी दिया जाता है और न कभी दिया जाएगा, क्योंकि इस देश का जो मूलभूत ढांचा बना दिया गया है वो केवल उपभोग करना है। उत्पादक समूह को उनकी मेहनत का क्रेडिट देना नहीं रहा। मडिगा अपने औजारों में सुधार करने और उन्हें और परिष्कृत करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। यह प्रक्रिया यज्ञ कुंभ और यज्ञ मंडप के निर्माण और प्रयोग से कहीं ज्यादा जटिल थी। यज्ञ के केंद्र में जहां आत्मनकार की प्रक्रियाएं शामिल थीं, चमड़ा उपकरणों का निर्माण एक रचनात्मक, ऊर्जादायी और मानव तत्व का विकास करने वाला क्रम था। जब हम एक चीज का रूप बदलकर उसे कोई और चीज बनाते हैं तो यह मानव तत्व की रचना और पुनर्रचना की प्रक्रिया हो जाती है। उदाहरण के लिए चमड़े के एक टुकड़े से जूता बनाना एक नई चीज को जन्म देने के अतिनिंद्र अनुभव में बदल जाता है। पुरुष जीवन की सार्थकता नए आकारों को संभव करने और अंततः नई चीजों को जन्म देने में ही है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्त्री जीवन अपनी सार्थकता एक नए मनुष्य को जन्मने और उसे आकार देने में पाती है। स्त्री उसके अलावा अपने श्रम का उपयोग चीजों के निर्माण में भी करती है। स्त्री नाम की इस दोगुना सक्षम मानव संभावना को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर पितृसत्ता ने उसकी क्षमताओं को नष्ट कर दिया। चमड़े के काम की पूरी प्रक्रिया, जिसके तहत एक मृत पशु के शरीर से एक नई वस्तु का निर्माण किया गया, प्राचीन भारत में घटित सबसे रचनात्मक घटना है जो दुनिया के सबसे पहले इसी भूमि पर घटित हुई। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है। हम लोग बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के वंशज हैं और हमें आगे उस सिलसिले को लगातार बढ़ाते रहना है। लोहे और चमड़े का सहजीवन। मडिगा चमारों की एक और उपलब्धि चमड़े के काम को लोह तकनीक से जोड़ना थी। कच्चे लोहे को पिघलाने के लिए मडिगाओं ने कोलिमी तिथि तेलुगु नाम यानी चमड़े की धौंकनी बनाई, जो लोहार की पूरी कार्य प्रणाली का केंद्र बनी। चमड़े की धौंकनी एक आधुनिक उपकरण था जिसके निर्माण में भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल था कि खाली स्थान वायु को अपने भीतर खींचता है। शुरुआती धौंकनी में एक गोल सा चमड़े का बोरा होता था जिसकी एक पूंछ मिट्टी के अंदर तक जाती थी, जहां आग को लगाकर जलाए रखने के लिए हवा की जरूरत होती थी। धौंकनी अपने आसपास से हवा लेकर नियंत्रित ढंग से भट्टी के अंदर छोड़ती है ताकि कोयले में रखी लोह की छड़ 200 डिग्री के ताप तक गर्म हो सके। इसके बाद इस छड़ को एक नए औजार, जिसे तेलुगु में समेता कहते हैं, से पीटकर उसे कोई कृषि उपयोगी उपकरण बनाया जाता है। भारतीय गांव में आज भी यह तकनीक प्रयोग की जाती है। धौंकनी के प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब बोरे के भीतर एक छोटा छेद बनाकर अंदर की तरफ से चमड़े की वाल्व इसमें सिल दी गई। जब बोरे को ऊपर दबाया जाता, यह वाल्व उठ जाती और बाहर की हवा इसके अंदर आ जाती। जैसे ही वाल्व बंद होती, हवा भट्टी के अंदर चली जाती। इस तकनीक से भट्टी के अंदर हवा की अबाध और नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती। वास्तविकता यह है कि धौंकनी ने कृषि कार्यों को एक नया मोड़ दे दिया। यही यांत्रिकी मनुष्य के हृदय में भी काम करती है, जिसमें खून को लगातार अंदर और बाहर पंप किया जाता है। मडिगा वैज्ञानिकों ने वायु पंपिंग की इस तकनीक की खोज सहस्त्रों शताब्दियों पहले कर ली थी। उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल धौंकनी में किया ताकि उत्पादन प्रक्रिया और विकास की गति तेज हो और उत्पादन तकनीक में निखार भी आए। पूरी प्रक्रिया जिस वैज्ञानिक कौशल पर निर्भर है वह मडिगा और चमारों की मेधा का ही फल है। मेधा यानी उनकी प्रतिभा। सदियों पहले इस यांत्रिकी को समझना अज्ञान नहीं था, यह वास्तव में आदि विज्ञान को उत्तर आदि वैज्ञानिक चरणों की तरफ बढ़ाना था। वह समुदाय जिसने ऐसा ज्ञान हासिल किया
दूसरे आध्यात्मिक पाठों को चाहिए था कि वे उसे समुदाय के लोगों को ईश्वर द्वारा चुने विशेष लोगों के रूप में लेते, लेकिन ब्राह्मणवाद ने उन्हें अस्पृश्य में सबसे निचली श्रेणी में रखा और एक झूठी आध्यात्मिक कहानी गढ़ डाली, जिसके अनुसार मडेगांव को चमड़े का काम इसलिए मिला है क्योंकि वे अज्ञानी लोग हैं। जबकि तथ्य ये है कि मडेगा चमारों के ज्ञान से तुलना करके देखें तो ब्राह्मण भारत भूमि पर पैदा हुए सबसे अज्ञानी लोग ठहरते हैं। चमड़ा और कृषि। दूसरा महत्वपूर्ण कृषि उपकरण जिसमें चमड़े की भूमिका केंद्रीय रही वह थी सिंचाई की बाल्टी। भारत में सिंचाई का काम शुरू में कुओं से होता था और कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी की जरूरत होती थी। मडेगांव ने चमड़े को गोल आकार में सिलकर कई किस्म की बाल्टियां तैयार की, जिनमें पानी को बाहर निकालने के लिए एक पाइप भी पूंछ की तरह बना होता था। सच कहा जाए तो मडेगांव की बाल्टियां हमारी आज की बाल्टियों और टबों आदि की पूर्वज है। इन्हीं बाल्टियों के चलते उन गांवों में भी लोग बसना शुरू हुए जो नदियों से दूर थे। कुएं खोदने और चमड़े की इन बाल्टियों से उनसे पानी निकालने के चलते लोगों का रहन सहन भी अच्छा हुआ और कृषि उपज भी बढ़ी। अनेक गांवों में शुद्ध चमड़े या चमड़े की पूंछ वाली लोहे की बाल्टियों से पानी निकालकर नहरों तक ले जाने की यह पद्धति आज भी अपनाई जाती है। तेलंगाना की मोटा पद्धति चमड़े की पूंछ वाली इन्हीं बाल्टियों पर आधारित है, जिसमें बाल्टियों को बैलों के द्वारा खींचा जाता है। भूमिगत पानी का सिंचाई के लिए अधिकतम उपयोग इसी चमड़े केंद्रित तकनीक से संभव हो सका। चमड़े का जो इस्तेमाल है वो जुताई के दौरान जुताई की प्रक्रिया में भी होता है। जुताई की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से चलाने के संदर्भ में चमड़े की बनी रस्सियों का योगदान रहा। इस पर अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हल और जुए को जोड़ने के लिए आज भी चमड़े की रस्सी का इस्तेमाल होता है। तेलुगु में इसे वेरना कहा जाता है। बरेडा कुलू जिनके द्वारा बैलों को हल से जोड़ा जाता है वे भी चमड़े से ही बने होते हैं। पशुओं को खूंटे से बांधने के लिए किसान जिन चमड़े की रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं और चमड़े की ही बनी हुई किस्म किस्म की रस्सियां जिनसे वे अपने पशु को सजाते हैं, सबका एक सांस्कृतिक महत्व है। लेकिन ब्राह्मणों ने संस्कृति की अपनी एक छवि गढ़ी जिसमें दलितों और किसानों की उत्पादकता को नहीं परखा गया। यह दुखद है कि भारतीय संस्कृति मंदिरों में और उनके आसपास केंद्रित दिखाई देती है। जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया है उनकी छवि में नहीं। संस्कृति का निरूपण ब्राह्मण की छवि में किया गया जो उस स्थान पर अपना कब्जा सिर्फ अपनी आध्यात्मिक तानाशाही के प्रसार के लिए करता था। पश्चिम में जितनी भी पुस्तकें भारतीय संस्कृति को लेकर लिखी गई हैं सब में उसकी इस छवि का मजाक बनाया गया है, सिर्फ मैक्स मूलर के लेखन को छोड़कर जो खुद नस्लवादी आर्य थे। कृषि उपयोगी रस्सियों के अलावा मडेगांव ने चमड़े से सैकड़ों किस्म के थैले भी बनाए जो अनाज को ले जाने और सुरक्षित रखने में काम आते थे। इन थैलों को हर जाति का आदमी इस्तेमाल करता था। ब्राह्मणों और बनियाओं के घर भी इनसे नहीं बचे थे। जामवंत ने बार बार कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मेरे चमड़े का प्रयोग नहीं करता हो। दिखाओ मुझे कोई ऐसा घर जहां मेरा वार चमड़े के लिए तेलुगु शब्द का इस्तेमाल न किया जाता हो। पानी को ठंडा रखने के लिए भी चमड़े के थैले बनाए गए। गड़रिये, गाय चराने वाले और जंगलों में काम करने वाले लोग चमड़े के थैले में पानी रखते थे। पुराने समय में तेल, चावल और अन्य अनाजों को संरक्षित करने के लिए चमड़े के थैले के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जो भी चीज चमड़े के थैले में रखी जाती थी वह वर्षों तक सुरक्षित रहती थी और उसकी गुणवत्ता पर भी कोई असर नहीं पड़ता था। जहां तक तरल पदार्थों का सवाल है, चमड़े के थैले उनके लिए सबसे अच्छे रेफ्रिजरेटर थे। ज्यादा दूर पानी ले जाने के लिए आज भी गड़रिये चमड़े के थैले का ही प्रयोग करते हैं। चमड़े के थैलों की इन उपयोगिताओं की खोज किसने की? निसंदेह मडेगा चमारों ने, जो पानी को ठंडा करने वाले इन थैलों के निर्माता थे। हमारी ग्राम प्रणाली में जो लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं वही उनकी उपयोगिता के खोजकर्ता भी होते हैं। ब्राह्मणों की पहुंच इस ज्ञान तक नहीं के बराबर थी, फिर भी उन्हें अभिमान है कि ज्ञान वाले लोग वही हैं। भारत में हर ऋतु, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का मौसम रहता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो सभी जगह एक जैसी भी हैं। हर क्षेत्र में जूता चप्पल बनाने वालों ने वहां के मौसम के लिए उपयुक्त जूता चप्पल बनाए और उनमें कुछ विशेषताएं सामान्य भी रखी। दक्षिण भारत में जहां कुछ कड़ी सर्दी नहीं पड़ती, चप्पलों का प्रचलन बहुत ज्यादा है। उत्तर भारत में जहां आमतौर पर सर्दी ज्यादा होती है और कुछ इलाकों में तो 6-6 महीने तक जारी रहती है, चमार समुदायों ने अनेक तरह के जूते और चप्पलें बनाने का कौशल अर्जित किया। मौसम और भूगोल के इस ज्ञान ने ही उन्हें सबाल्टर्न वैज्ञानिकों का दर्जा दिया, जिनके पास एक भविष्य दृष्टि भी थी। उधर ब्राह्मणों में आज भी भूगोल और मौसम को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती और तमाम मौसम विभाग जो ब्राह्मणों के हाथ में हैं, अक्सर राष्ट्रीय आपदाओं का कारण बनते हैं।
ये एक व्यंग था जो कि कांचलाय जी ने किया है। जूता और विज्ञान। उस समय जब हिंदू देवता ब्राह्मण, विष्णु और इंद्र इत्यादि उन शूद्र कृषि उत्पादकों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे थे जो उनकी राजनीतिक आध्यात्मिक सत्ता को मानने से इनकार कर रहे थे, मडेगा चमार अत्यंत परिष्कृत जूतों चप्पलों को बनाने में लगे थे जिन्हें देवता भी पहनते थे। हिंदू देवता ने इन जूता चप्पल निर्माताओं को नीच क्यों दिखाया, उस प्राचीन कालखंड में नहीं लगता कि किसी और समाज ने ऐसे लोगों को उत्पन्न किया हो जिनके पास भारतीय जूता चप्पल निर्माताओं जैसा कौशल हो। यदि ग्रांथिक विवरणों और देवताओं के चित्रों को आधार माने तो हिंदू देवता भी जूते पहनते थे। हिंदू देवताओं के जूतों को किसने बनाया था? क्या उनके निर्माता ब्राह्मण थे? ब्राह्मण ज्ञान तंत्र और लिखित प्रमाणों में से कहीं यह जाहिर नहीं होता कि इतिहास के किसी भी चरण में ब्राह्मण के पास इस तरह का कौशल और ज्ञान था। उनके तथाकथित ऋषि तो कहते हैं लकड़ी की पादुकाएं पहनते थे क्योंकि वे मडेगांव चमारों द्वारा निर्मित चमड़े के जूते चप्पलों से बचना चाहते थे। ऋषत्व के निर्माण की ऐसी सामाजिक प्रक्रिया आध्यात्मिक बुद्धि का नहीं, सामाजिक मूर्खता की निशानी है। यह जानने के लिए आपको बस उस आध्यात्मिक संस्कृति पर एक नजर डालने की जरूरत है जो उन्होंने बनाई। हिंदुओं के सभी देवता उन्हीं जूतों को पहनते हैं जिन्हें दलितों ने बनाया था, लेकिन तो भी उनके मन में उनके श्रम और रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान नहीं था। अगर जूते चप्पल इतने ही अस्पृश्य थे तो हिंदी देवताओं को उन्हें क्यों पहनाया गया? सन्यासी लोगों ने चमड़े के जूतों को नकार कर लकड़ी की पादुकाएं पहनने को तरजीह दी, लेकिन किसान लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको तो खेत जोतना था और उनके लिए उन्हें चमड़े के जूतों की जरूरत थी। दलित दर्शन ने जूतों चप्पलों का निर्माण इसलिए नहीं किया कि उन्हें कोई लालच था या वे उन लोगों के साथ कोई धोखा करना चाहते थे जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था। वे सिर्फ उत्पादन बढ़ाना चाहते थे। हिंदू सन्यासियों का जीवन इस दर्शन का सामाजिक तौर पर नकार था। ब्राह्मणवाद ने हर चीज को अपने आराम के लिए इस्तेमाल किया, साथ ही वह आराम किसी और को न मिल सके, अंतिम लक्ष्य उसका यह था। 4000 साल पहले जूते चप्पल बनाकर मडेगा चमारों ने खेती और रिहायशी के लिए भूमि को अपने अनुकूल बनाने के रास्ते का एक बड़ा कांटा दूर कर दिया। जूता बनाने वाले दलित समुदायों की अखिल भारतीय व्याप्ति और प्राचीन भारत में जूता चप्पलों के बारे में प्राप्त सूचना को अगर कोई आधार माना जाए तो चमड़ा तकनीक के मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे था। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अकादमिक ब्राह्मणवाद ने इस गंभीर क्षेत्र में किसी शोध को नहीं होने दिया। ऐसा कोई देश नहीं है जहां शोध की प्रक्रिया ऐसे शून्य में चलती हो जैसे भारत में। कारण कि ब्राह्मणवाद को हर शोध परियोजना अपनी सत्ता की निरंतरता के लिए एक खतरा मालूम होती है। परिणाम यह है कि ब्राह्मणवादी ताकतों की देखरेख में चल रहे भारतीय विश्वविद्यालयों में किसी सकारात्मक मस्तिष्क को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता। यह हो सकता है कि कोई जूता चप्पलों को इसलिए अंदर न लाने का नियम बना दे कि उनकी धूल अंदर न आ जाए, लेकिन एक ऐसा देश जो चमड़े को, जो देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य घटक है, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में अस्पृश्य करार दे दे, वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इस विकृत आध्यात्मिकता के चलते भारत का वैज्ञानिक रुझान भी कमजोर हुआ और विकास की पूरी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। उनके सामाजिक अलगाव ने उन्हें नागरिक समाज से धीरे धीरे और दूर किया। इसके अलावा हजारों साल के दौरान उनके काम को कभी इतना सम्मानजनक नहीं समझा गया कि उन्हें लिखित पाठों में जगह मिलती। इसलिए अपने ज्ञान के इतिहास से भी वे विलग होते चले गए। इस सामाजिक अस्पृश्यता के कारण भारत में मडेगा ज्ञान तंत्र का संकरण नहीं हो सका। एक राष्ट्र के रूप में भारत को इस तथ्य को जानना चाहिए कि इसी अलगाव के कारण पश्चिम चमड़े को लेकर, जिसका ज्ञान एक समय भारत के मुकाबले बहुत कम था, आज भारत से बहुत आगे है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर भारत में ब्राह्मणवादी संस्कृति ने इस देश के सबाल्टर्न वैज्ञानिकों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को अगर पढ़ने और पढ़ाने का मौका दिया होता तो शायद ये देश आज विश्व पटल पर सबसे आगे होता। हर मायने में, विज्ञान के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस किताब को मंगाइए और पढ़िए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को काम का लगा हो, जो कि काम का है, तो इस वीडियो को शेयर करें। जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां करें। इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर करें। फेसबुक पर कर सकते हैं, फेसबुक पर करें। आप टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे करें।
जहां आपकी पहुंच है वहां इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि जरूरी भी है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरे अकाउंट्स के डिटेल शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितना चाहे समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।